Hello students, I hope you all are fit and fine. Welcome to Physics Galaxy, and today we are going to start a very important topic of class 12 physics, that is Coulomb's law. So let's see what does this Coulomb's law state. It states that the force of interaction between any two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो कूलम्स लॉ हमें बताता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस आई होप आप लोगों को सबको समझ में आता है जब हम पॉइंट मास की बात करते हैं या पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा पॉइंट मास। तो पॉइंट मास व्हेन वी कंसीडर कि जब उसका मास इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बहुत बहुत स्मॉल हो जाता है तो वी कंसीडर दैट मास एज अ पॉइंट मास। जैसे कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमने लिया इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव 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 चार्ज है, दूसरा चार्ज हमने लिया इस पर भी पूरा पॉजिटिव 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 चार्ज है। अगर ये दोनों आपस में इतने पास रखे हुए हैं तो ये पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। अगर यही जो चार्जेस हैं इनको हम दूर जाके ले जाके रख दें तो इसके टर्म में ये बहुत ज्यादा दूर है और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला चार्ज बहुत ज्यादा दूर है, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो दोनों के लिए ये एक दूसरे के लिए कैसे कंसीडर हो गए, एक पॉइंट की तरह कंसीडर हो गए। तो वही हमने कूलम्स लॉ ने स्टेटमेंट दी है कि जो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। ओके, सो व्हेन टू पॉइंट चार्जेस, लेट अस कंसीडर, एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया Q1 पॉइंट चार्ज, दूसरा हमने पॉइंट चार्ज लिया Q2। ओके, एंड दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं और जो ये जो चार्जेस हैं इनका जो डिस्टेंस है ये हम सेंटर से लेंगे, सेंटर ऑफ अ चार्ज टू द सेंटर ऑफ द अनदर चार्ज। इसी वजह से इसको हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। जो इनके ऊपर फोर्स लगेगा ना, कि जैसे हमने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड कि एक दूसरे पर जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रहे हैं, एज वी ऑलरेडी नो कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे बेटा, रिपल्शन होगा। अगर लाइक चार्जेस हैं तो क्या होता है, रिपल्शन। नेगेटिव चार्जेस हैं तो क्या होगा, रिपल्शन। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होती है। तो अगर दो चार्जेस है ना, अगर दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं तो दोनों चार्जेस क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ कि F is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so when you combine these two equations, what will you get? You will get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। और जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस करेंगे तो एज यू नो, आपने 11th में पढ़ा होगा कि इसको हमें एक कांस्टेंट से रिप्लेस करना होता है। लेट दैट कांस्टेंट बी k हियर, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो k है इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस k इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड दिस k डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। जो k होता है ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, and k is given
is given by 1/4 pi एप्सिलॉन। अगर हम किसी भी अगर हम एयर की वैक्यूम की बात करेंगे तो इट इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन आपकी क्या है, परमिटिविटी। दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी एंड के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल और नेचर ऑफ मीडियम, राइट। इसको नोट कर लीजिए। So experimentally it is found that the value of K is given by in air or vacuum. So K value of K in air or vacuum is given by, experimentally it is found that it is 9 into 10 to the power 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb square. So experimental value has 9 into 10 to the power 9. Okay. Now this is all about Coulomb's law. What does this Coulomb's law state? I hope आप सबको समझ में आ गया होगा. Formula is also very clear to everyone. Now let's see Coulomb's law in vector form. ये तो हमारा simple form था. Now let's see Coulomb's law in vector form. Vector form में Coulomb's law की फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आता है. लेट्स सी दैट चेंज. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर में आपको पता है कि हमें डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे. So Coulomb's law in vector form. Let me rub this also clearly. Again the same concept we will be using here. When 2 point charges, let's say Q1 and Q2 are kept at a distance of r फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए r1 q1 एंड q2. अब ये बताइए मुझे कि जो ये q1 और q2 है, तो ये क्या हो रहा है, दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं. जब दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे. तो q1 पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा q2, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि क्या कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, Q1 को रिपेल कर रहा है Q2, तो इट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ओके, द डायरेक्शन विल बी दिस साइड. एंड सिमिलरली इस पर जब फोर्स लगाएगा Q1 Q2 पे, तो फोर्स इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, F2 पर लग रहा है किसके थ्रू, 1 के थ्रू, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. और जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो F1 है, F12 इज इक्वल टू F21. F12 किसके इक्वल आएगा बेटा, F21 के इक्वल आएगा. फोर्स दोनों पर इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगे. हमेशा याद रखिएगा, दोनों पर ही फोर्स Q1 Q2 पर और Q2 Q1 पर सेम फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा. लेकिन क्या चेंज हो जाएगी, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. Magnitude will be same but direction will be changed. It will be different. So magnitudes will be same, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, डिफरेंट. F12 is equal to माइनस ऑफ F21. देखो मॉड तो सेम रहेगा, मॉडुलस में चेंज नहीं आएगा, उनकी मैग्नीट्यूड विल बी सेम. लेकिन जब मैंने वेक्टर में लिखा तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया. इसका मतलब डायरेक्शन इनकी चेंज हो जाएगी. ये इधर की साइड लग रहा है फोर्स और वो उस साइड फोर्स लग रहा है. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को. नाउ लेट्स सी कि फोर्स जो आपने कूलम्स लॉ का पढ़ा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। अब जब हम कूलम्स लॉ किस में पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में एक डायरेक्शन भी आ जाती है, तो लेट्स से डायरेक्शन हमने ले ली आर कैप। क्लियर। अब ये देखेंगे हम फोर्स 1 2 फाइंड करेंगे और फोर्स 2 1 फाइंड करेंगे। सो फोर्स 1 2, लेट्स से फोर्स 1 2, फोर्स 1 2 विल बी इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर। आर बताइए हम आर कौन सा वाला आर लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से जब आप इस पर फाइंड कर रहे हैं F1 पर फाइंड कर रहे हैं 2 के थ्रू, है ना, हमें फर्स्ट पे फाइंड करना है किसके थ्रू, 2 के थ्रू, यानी कि सेकेंड चार्ज के थ्रू हमें फाइंड करना है फोर्स कितना लग रहा है। तो डिस्टेंस आप कौन सी यहाँ कंसीडर करेंगे, सपोज यहाँ से ये कंप्लीट डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से आपने डिस्टेंस ले ली यहाँ तक की, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं r2 माइनस r1, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने ले ली r1 माइनस r2। ठीक है, 1 पर फाइंड कर रहे हैं 2 के थ्रू, ठीक है, तो 1 पर जब आप फाइंड करेंगे 2 के थ्रू, तो ये वाली डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे कौन सी, r1 माइनस r2। सो लेट्स से r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर इनटू आर कैप। अब आर कैप को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने 11th में पढ़ा है कि आर कैप कैसे गिवन होता है, आर कैप इज गिवन बाय वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, बस इसी को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो आर कैप इज गिवन बाय, यहाँ आर कैप को हम चेंज कर देंगे वेक्टर आर से। अब यहाँ पे वेक्टर आर क्या हो जाएगा बेटा, r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन मॉड r1 माइनस r2। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट k q1 q2 r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन mod r1 minus r2 whole cube. Here it will come cube. Cube आ जाएगा. I hope this formula is clear to everyone. Okay. So यहाँ तक आपका आ गया. Similarly R21 के लिए फाइंड करेंगे. अभी हमने similarly F21 के लिए फाइंड करेंगे. अभी हमने फाइंड किया F12 के लिए. तो जब आप F21 के लिए फाइंड करेंगे you will get the similar kind of formula, F21 vector is equal to, वैसे ही आ जाएगा सेम यहाँ से, k q1 q2, यहाँ चेंज हो जाएगा सिर्फ, यहाँ पर आपके पोजीशन वेक्टर हो जाएगा नाउ r2 माइनस r1। ये ध्यान रखिएगा, जैसे F12 लिया है तो आपका यहाँ पे 1 में से 2 माइनस होगा, और यहाँ पर 2 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे r2 माइनस r1 हो जाएगा अपॉन मॉड r2 माइनस r1 होल क्यूब। सो सेम आ गया आपका r2 F12 you can write it as it is equal to minus of F21. So this is Coulomb's law in vector form. Now let's see the limitations of Coulomb's law. क्या क्या limitations थी Coulomb's law की? There are some limitations of Coulomb's law. So let us see those limitations here. So Coulomb's law की पहली limitation थी कि ये सिर्फ और सिर्फ point charges पर ही applicable है. It is not applicable for an extended charged body, right? And second limitation इसकी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ applicable है when both the charges are at rest or one of the charge is at rest. अगर दोनों चार्ज मूविंग हैं तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं, Q1 रेस्ट पर होगा, Q2 रेस्ट पर होगा, then only it is applicable valid, otherwise it is not applicable. So let's see the limitations of this Coulomb's law.
So first limitation, as I told, it is applicable only for point charge objects. Okay. So point charges पर ही applicable होगा. It is only applicable for point charges. Second limitation इसकी क्या है बेटा? It is true only for charges at rest. ओके, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ व्हेन चार्जेस एट रेस्ट तभी ये एप्लीकेबल है, लेकिन इट इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. वी कैन से कि जब आपके दो चार्जेस Q1 और Q2 अगर ये रेस्ट पर हैं और ये रेस्ट पर है, then it is applicable or you can say valid. तो ये वैलिड है बेटा. ठीक है. अगर आपके दोनों चार्जेस मूविंग हैं then it is not valid. मूविंग है तो not valid. लेकिन अगर आपका एक चार्ज रेस्ट पर है और एक मूविंग है देन ऑल्सो इट इज वैलिड. अगर आपका कोई भी एक चार्ज रेस्ट पर है और दूसरा चार्ज आपका मूविंग है तो भी ये एप्लीकेबल होता है. आई होप आपको लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ समझ में आ गई होंगी. आई होप आपको कूलम्स लॉ समझ में आ गया होगा. फॉर्मूला हाउ टू डिराइव कूलम्स लॉ क्लियर हो गया होगा आपको. सो नाउ लेट्स टेक वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ. सो राइट डाउन द न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि कूलम्स लॉ को आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड्स में, 12th के बोर्ड्स में, और बाकी आप जब भी जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे वहाँ भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेंगे. सो लेट्स सी. वन क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन कहता है हाउ इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज how is force between two charges affect when each charge is doubled, each charge is doubled and the distance between them is also doubled. फाइंड करके बताइए. हाउ विल यू सॉल्व इट? वही वेरी इजी. हमेशा न्यूमेरिकल करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द गिवन. जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन पार्ट है वो लिख लीजिए सबसे पहले कि पूछा गया है इसमें हाउ इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्ट व्हेन ईच चार्ज इज डबल्ड. दो चार्जेस गिवन है Q1 विच इज इक्वल टू Q2 विच इज इक्वल टू डबल्ड. उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, 2Q कर दिया है ना. एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड, वो भी हमने डबल कर दिया, 2R कर दिया. राइट. नाउ लेट्स सी फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका. तो फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. तो Q1 Q2 क्या हो गया बेटा, Q1 2Q इंटू 2Q अपॉन 2R होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 4 4Q
इंटू क्यू अपॉन 4r²। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, के भी साथ में चल रहा है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन r²। सो सेम वही आ गया आपका फोर्स जो पहले फोर्स था, के Q1 Q2, Q1 Q2 किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। हमने Q1 Q2 किसके इक्वल लिया है, Q के इक्वल लिया हुआ है, सेम चार्जेस है उसको ही डबल किया हुआ है, तो आपका जो फोर्स आएगा वो सेम रहेगा, वो अनअफेक्टेड रहेगा। सो फोर्स रिमेन्स द सेम, फोर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर ही। Charge particle having charge 2 into 10 to the power 8, 2 charge particle having charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb each are joined by an insulating string of length 1 meter and kept on a smooth horizontal table. Find the tension on the string. ये क्वेश्चन सब पढ़ के आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे। सो यू हैव टू फाइंड फोर्स। पहले गिवन लिखेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया है, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले यू हैव टू राइट डाउन द गिवन पार्ट। क्या गिवन है आपको कि 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज, दोनों चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या है बेटा, 2 into 10 to the power -8 कूलम। आर कितना गिवन है आपको, 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट टेंशन, और टेंशन क्या है आपका स्ट्रिंग में, वही फोर्स आपने फाइंड करना है। तो फोर्स आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r², और यू कैन से ये आपको वैल्यू मैंने बता दी थी, के की वैल्यू एयर में वैक्यूम में क्या होती है, 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power -8 into 2 into 10 to the power -8 अपॉन 1²। सो जब इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट, पहले आप इसको 10 की पावर्स को एडजस्ट कर लेंगे। सो यू विल गेट 9 into 2 into 2 into 10 to the power 9 minus 16, ठीक है, 9 minus 16, and then you will get 9 into 4 into 10 to the power -7, which is equal to, when you multiply 36 into 10 to the power -7. So your answer is, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख देंगे 3.6 into 10 to the power -6, एंड फोर्स फाइंड किया है तो न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को कूलम्स लॉ समझ में आ गया है, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, एग्जाम्स में, यू आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, कांस्टेंट और परमिटिविटी। सो तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।